राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जमींदारी व्यवस्था आजाद भारत में बेशक खत्म कर दी गई हो, लेकिन व्यवस्था पर जमींदारों की पकड़ आज भी जस की तस ही बनी हुई थी। एपिसोड हमने खत्म किया था इसी जमींदारी व्यवस्था के चलते परशुराम को जेल हो जाती है, और आज ये इस उपन्यास का अंतिम एपिसोड है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। परशुराम को सजा हो गई। उस रोज बारिकपुर के ठाकुरों के यहाँ जबरदस्त जश्न हुआ। शहर की रंडियां आई। ठाकुर जयपाल सिंह ने फुन्नन मियाँ को भी दावत दी। कुलसुम ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। छिकुरिया को साथ लेकर वे बारिकपुर पहुंच ही गए। जयपाल सिंह ने उन्हें हाथों हाथ लिया। मुकदमे की बात निकली तो फुन्नन मियाँ ने कहा, अरे जयपाल, तुम्हें इहो ना मालूम ना कि 100 सुनार की एक लोहार की एक को मर्तबा आ गयो पैंथरे पर तो दे देंगे हुमिच्चे के तौन हाथ की लेट जे हैं। हम उन्होंने ने माफ ना किया, उनके कारण हम जेल काटा है। हम ई बात को भूल न सकते। जाए दई मीर साहब, ढेर खुन्नसे आए हैं कि का चाही। जयपाल ने कहा, आज जौन ठाकर कुंवर पाल सिंह रहते त ई कहते ई जमाने के लोग दूसरे मिट्टी के बने हैं। अरे तय गांव भैंचोद बैठी का है। उन्होंने गाजीपुर से आई हुई हीराबाई को डांटा, जो अपने घुंघरुओं से खेल रही थी। क्षमा प्रार्थी हूं, आगे भी इस तरह की गाली गलौज है। और तू ई बारात के दुलारे मीर हम्माद हुसैन जैदी को ना बुलाया होगा? उन्होंने जयपाल से पूछा। उन्होंने तो गाना वाना सुनने का शौके नहीं है। जयपाल ने कहा, अरे भाई तय काहे बैठी है? उन्होंने भी हीराबाई को डांटा। साजिंदों ने सांस मिलाया। हीराबाई ने गला साफ किया और गालिब की गजल शुरू की। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए ना बने। फुन्नन मियाँ ने उसे आगे बढ़ने का मौका ना दिया। वे चीखने लगे, अरे तैं गालिब की मिट्टी काहे खराब कर रही? मत गा, अरे पुर भी सुना। तो ये सब जिक्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले गुलाबी जान के संदर्भ में ये जिक्र था। जैसे ही गुलाबी जान ने गालिब की गजल गानी शुरू करी, फुन्नन मियाँ उखड़ गए, क्योंकि वो गालिब की तौहीन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो लोग जमा थे उनमें से किसी की समझ में नहीं आया कि फुन्नन मियाँ किस बात पे खफा हो रहे हैं। जयपाल का लड़का पृथ्वीपाल सिंह भी मौजूद था, जो शौक में अलीगढ़ पढ़ने गया था और इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था, लेकिन वह भी न समझ सका। हीराबाई तो एकदम हक्का बक्का रह गई। अभी चंद दिन हुए उसने शहर में सेठ नसरुल्लाह के दोस्तों को यह गजल सुनाई थी तो वह लोग फड़क उठे थे। नसरुल्लाह ने तो जोश में अपने तहमत को चड्डों तक चढ़ा लिया था, और वह बड़ी बड़ी आंखों वाला सांवला सलोना सा लड़का खामोश भी झूम उठा था। तो खामोश को यहाँ नीचे फुटनोट में दिया गया, वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। गाजीपुर का एक आधुनिक कवि। वह लड़का तो खुद भी बड़ा अच्छा शायर है, तब आखिर ये मुछल्ला बूढ़ा किस बात पर चिल्ला रहा है? भगवान इन देहातियों से बचाए। तुम कुछ समझावा है के? जयपाल सिंह ने पृथ्वीपाल से कहा। हम का समझाई? पृथ्वीपाल ने कहा, अरे ता तुहार पढ़न लिखल कब काम आई? दाग की कौनो गजल याद हो तो सुना। पृथ्वीपाल ने हीराबाई से कहा, और जौन उहो भी याद ना हो तब फिल्म बरसात की रात की कव्वाली सुना। फुन्नन मियाँ ने मुंह पीटने का इरादा मुलतवी कर दिया। ठाकुर कुंवर पाल सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे शीन काफ की गलती नहीं करते थे। पर अब पृथ्वीपाल से कौन कहे, जब इस तवायफ तक से शीन काफ नहीं संभलता। का तो को हकीम अली कबीर नुस्खे में लिखिन रहा कि तू नाचे गाए का पेशा जरूर करो। फुन्नन मियाँ ने हीराबाई को घूर कर देखा। हम सिविल सर्जन से इलाज करवाते हैं। हीराबाई ने बुरा मानकर कहा, अच्छा तय अपना गमे दिल सुना के खत्म कर जल्दी। फुन्नन मियाँ तकिए से टेक लगाकर गाना झेलने के लिए तैयार हो गए। तो पूरे उपन्यास में व्यंग्यात्मक शैली के ही डायलॉग हैं फुन्नन मियाँ के। गई रात तक नाच गाना होता रहा। गई रात तक फुन्नन मियाँ अपने आप को और जमाने को गालियां देते रहे। कोई 2:30 बजे उन्होंने इजाजत चाही। जयपाल सिंह ने कहा भी कि रात बहुत हो गई है, जाने की क्या जरूरत है, मगर वे नहीं माने। तोरी चची घबराती हुई हैं। वे छुकुरिया को साथ लेकर चल पड़े। हर तरफ सन्नाटा था। तेज ठंडी हवा चल रही थी। फुन्नन मियाँ ने पुराने सिपाहियों वाले कोट को अच्छी तरह लपेटकर मौसम को बेआवाजे बुलंद
गाली देना शुरू किया। हवा उनकी हड्डियों में घुसी जा रही थी। उन्हें अपने बूढ़े होने का शदीद एहसास हो रहा था। नतीजे के तौर पर उन्हें अपने दोनों लड़के शिद्दत से याद आने लगे। उनकी आंखें नम हो आईं। उन्होंने मौसम को गालियां देना बंद कर दिया कि कहीं छिकुरिया यह ना भांप ले कि वह रो रहे हैं। वह चौंके उस वक्त जब उन पर लाठियों का मेह बरसने लगा। ई तो बड़ी नामर्दगी की बात है, उन्होंने गिरते गिरते कहा। टोक के मारा तो मर्द जाने। लाठी उनके कंधे पर पड़ी। हट जनक है, उन्होंने बड़ी हकारत से कहा। फिर रात जैसे उनकी आंखों में घुस गई और फिर रात उनके खून में मिल गई और फिर वे खुद रात का एक हिस्सा बन गए। मर गए फुन्नन मियां, छिकुरिया भी मर गया। दोनों के खून मिल गए मगर कोई तीसरा रंग पैदा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के खून का रंग एक ही था। तो जिस तरीके से उस समय हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए जाते थे, उसको लेकर बहुत अच्छी बात यहाँ पर राही मासूम रजा जी ने लिखी है कि खून का रंग सबका एक ही है। फिर इस तरीके से कैटेगराइज करके दंगा फसाद करना कहां तक समझदारी है। उसी रात गंगौली में एक घटना घटी। हकीम अली कबीर रात को चौकी पर गए। पांव फिसला, गिरे, हड्डी टूट गई। वे चीखते चीखते बेहोश हो गए, क्योंकि उनकी बीवी, बेटी, बच्चों समेत एक पुरसे में नुनहरा गई हुई थी और पुरानी कनीज फिजा बिल्कुल बहरी हो चुकी थी और उनकी जवान नवासी जवानी की नींद सो रही थी, क्योंकि उसे जरगाम ने बिल्कुल थका दिया था। वह एक छोटे से बच्चे के ख्वाब देख रही थी। सुबह को जब उसने हकीम साहब को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वे पाखाने में पड़े हुए हैं। वे गनगना कर हट गई, क्योंकि हकीम साहब भिनभिनाती हुई मक्खियों की एक चादर ओढ़े हुए थे। फिर वह चीख पड़ी। उसने लपक कर हुसैन मियां को आवाज दी। देखते देखते सारी उत्तर पट्टी इकट्ठा हो गई। हकीम साहब पाखाने से निकाले गए। उनका बदन साफ किया गया। सरवरी उनके कपड़े तब्दील करते कई बार शर्माई, क्योंकि उसे रह रहकर जरगाम का ख्याल आ जाता था। हुसैन हैदर लपक कर कम्मो को बुला लाए। कम्मो ने बड़े गौर से आला लगाकर हकीम साहब का मुआयना किया और फिर उन्होंने ये तशखीस किया कि हकीम साहब की टांग की हड्डी टूट गई है। हड्डी जोड़ने का काम उन्हें बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन जाहिर है कि वे इस बात का इजहार नहीं कर सकते थे। आड़े वक्त पर जवाद मियां काम आए, क्योंकि उन्होंने जवानी में बेशुमार फौजदारियां की थी और हड्डियां जुड़वाई थी। व्यंग्य है, बहुत बार लाठी चली, बहुत बार वो पिटे, इसलिए उन्हें बार बार हड्डी के जुड़ने का एहसास था। चुनाचे हड्डी बिठला दी गई और कम्मो उर्फ डॉक्टर सैयद कमालुद्दीन हकीम साहब की नब्ज थाम कर बैठ गए। ये नब्ज उसे बहुत अजीब मालूम हो रही थी। धीरे धीरे दवाओं ने असर किया। हकीम साहब को होश आया और ऐन उसी वक्त खबर आई कि फुन्नन मियां मार डाले गए। सारे लोग मियां उधर लपक गए, मगर जाहिर है कम्मो अपने मरीज को छोड़कर नहीं जा सकता था। चुनाचे वे बैठा रहा। बगल वाले कमरे में जरगाम भी बैठा रहा, मगर वे खाली बैठा बैठा क्या करता, इसलिए वे सरवरी की छातियां दबाता रहा और उसके रानों पर चुटकियां काटता रहा। दामन उठाकर उसके चंपई पेट के नर्म जिल्द पर हाथ फेरता रहा और सरवरी हल्की हल्की लजीज सिसकियां लेती रही और ये कहती रही, भाई को देख ली है, कम्मो देख ली है। हकीम साहब की आंख खोली तो दर्द की एक लहर उनके बदन में दौड़ गई। फिर उनकी आंख कम्मो पर जम गई। या अल्लाह, वे कराए और रेजा रेजा हो गए। हिलिए डुलिए मत, कम्मो ने कहा। तय हमरा इलाज करबे, हकीम साहब ने बड़ी बेयकीनी से कहा। हम तोरी शक्कर की गोली ओली न खाएंगे। वे जिल्लत के समंदर में डूब गए। देख लियो कम्मो, तू हमें का हालत पर पहुंचा दियो। सरकार हमरी जमींदारी ले लीहिस, तू हमरे मरीज ले लियो, तो हम आखिर जी काहे को रहें। फुन्नन मियां को रात लोग कत्ल कर दिहिन, कम्मो ने कहा। यही काबिल रहा वे मरदूद। हकीम साहब ने कहा, बाकी ये हम्माद का काम है, ई दवा खा लीजिए। कम्मो ने एक खुराक दवा बढ़ाई। हम कह दिया ना, हम न खाएंगे, हकीम साहब ने कहा। पैरवा में बड़ी तकलीफ है। ए सरवरिया, कम्मो ने आवाज दी। जी, सरवरिया दुपट्टा बराबर करती आ गई। जरगाम कहाँ है? भाई के पास, उन्हें बुला लो।
अब हम चलें। और ई देख 4 खुराक दवा छोड़े जा रहे हैं, आधा घंटे बाद खिला दो हो। कम्मो चला गया। जरगाम जब इस कमरे में आया तो हकीम साहब की आंखें नम थी। का बहुत तकलीफ है बड़के अब्बा। नहीं बेटा, हम ई सोच रहे कि इहो दिन देखो को रह गया कि कम्मो हमरा इलाज करे। ऐसो जना रहा कि अल्लाह मियाँ कुल मुसीबत हम रही वास्ते सेंत सेंत के रखे रहे। अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है साहब। अरे ता हम कौन नेक बंदे रहे भाई। हम इमाम हुसैन ना है कि मरबो करें और शुक्र अदा करें। जिंदगी भर नमाज रोजा किया था, ओका बदला ई मिला कि डॉक्टर कमालुद्दीन आके नुबुज देख गए। हे बेटा, अल्लाह मियाँ किहा का इंसाफ उनसूफ उठ गया। आप भूलिए मत, आराम करिए। हाँ हाँ, डॉक्टर कमालुद्दीन इहे कह गए हैं। हकीम साहब मुस्कुराए। ऊ हड्डी जोड़ गए हैं, बाकी ऊ ई ना देखिन के जिगर तो एकदम खराब हो गया और मेदे में वरम है। बदनमा में सब चीज इक्के है। ई थोड़े है कि जिगर अलग है और मैदा अलग। तो जिगर का इलाज कर दो और मैदा को डालो जहन्नुम में। पूरे बदन को समझे बिना कोई नुस्खा न लिख सकता। यही मारे ना आजकल लोग ढेर बीमार पड़ रहे। एक रोग अच्छा भयाना कि दूसरा लग गया। सद्दन ई कह रहे कि हम काहे का रुपया भेजें अब्बा के पास, वो पाकिस्तान काहे ना आए। बाकी हम कैसे जाएं। कहले बाबा मरहूम आए, बोले ए बेटा कबीर, का तू हमें छोड़ के पाकिस्तान जा रही हो। हम कहा ए बाबा, ई आप कैसी बात कर रहे हैं। जमींदारी रहे चाहे न रहे, मरीज आवे चाहे मत आवे, हम आपको छोड़ के न जाए वाले, हम सद्दन ना हैं। तो हकीम साहब अब बड़बड़ाने लगे हैं। उनका वक्त नजदीक आ गया है। उनको कभी अपना बेटा दिखाई दे रहा है, कभी अपने मरहूम पिता दिखाई दे रहे हैं। उनकी आंखें बंद हो गईं। जमानो मकां की दीवारें गिर गईं। तमाम बुजुर्गों ने उनके पलंग को घेर लिया, मगर उनकी बंद आंखें सद्दन को तलाश रही थी और उनकी बंद पोती हुई जबान अपने पोती पोतियों को आवाज दे रही थी। ई का कर रहा वे, देख रही बीबी, ई सुअर मूत दिहिस, आप एक को ना पहचान रहे का। अरे ई सद्दन का लड़का है ना, पर दादा को सलाम कर बे। ए बाबा, जो जमीनी आप छोड़ गए रहे ना, ओ हमरे लोगन की ना रही। गांधी कहीन की ऊ चमटौली और भरटोली वालन की है। हम बहुते कहा कि वाह, ई तो हमें हमरे बाबा से मिली है। बाकी कोई ना माना। बड़े अब्बा, ए बड़े अब्बा, जरगाम ने उन्हें आवाज दी। जमींदारी तो जरूर गई, बाकी गांव एकदम में से बदल गया। मार सब गलियन में खड़ंजा लग गया है और गाजीपुर से यहाँ तक पक्की सड़क बन गई। अब जो बरसातों में मुहर्रम पड़े तक कोई को आए में जहमत ना हो सकती। सुन रहे हैं कि अब अशरे का दिन इमाम हुसैन मौलवी बेदार के इमाम बाड़े में बैठ के बहुत रोए। उनको अपना पूरा लाइफ साइकिल जो है वो दिखाई दे रहा है इस वक्त। वो बहुत खफा खफा दिखाते रहे। हमसे कहीं मौलवी बेदार हमें छोड़ के चले गए और तुम रोकबो ना क्यों। हम कहा हे मौला, हम तो उन्हें बहुत समझावा। हुसैन अली मियाँ, हुसैन हैदर मियाँ, हम्माद मियाँ और उत्तर पट्टी की औरतें हकीम साहब के पलंग को घेरे खड़ी थीं। सरवरिया फूट फूट कर रोने लगी। हुसैन अली मियाँ ने यासीन पढ़ना शुरू किया। जरगाम और कम्मो ने मिलकर उनका पलंग फेरा। फुस्सू मियाँ जोर जोर से रोने लगे। हम पाकिस्तान ना जा सकते मौला को छोड़ के। हे बाबा, तुम गंवा रही हो, हम गंधिया को माफ कर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ए सद्दन, तू हमें छोड़ दियो। हम कह रहे कि छोड़ दियो, तू अपने बाप को छोड़ दियो, तक का हम हूं अपने बाप को छोड़ दें ना खल्फ। हकीम साहब यखलख्त चुप हो गए। अब्बू मियाँ ने उनके मुंह पर चादर डाल दी। कामिला चीख चीख कर रोने लगी। एन उसी वक्त फिद्दू आया और उसने फुस्सू मियाँ के कान में कहा, जल्दी से घर चलिए, सैयद के यहाँ लड़का भवा है। फुस्सू मियाँ लाश पर एक निगाह डालकर चुपके से बाहर आ गए। बाहर सुबह बहुत खूबसूरत थी। सहन में एक मुर्गा एक मुर्गी का पीछा कर रहा था और एक कौवा खपरेल की कलश पर बैठा न मालूम किसे आवाज दे रहा था। गौरैया का एक गोल फुस्सू मियाँ के कंधे के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा
गुजर गया। गढ़ई के किनारे 2-3 नंग धड़ंग बच्चे एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे और एक तरफ एक जवान लड़की साड़ी को घुटनों तक उठाए बैठी बर्तन मांज रही थी। टेढ़ी मेढ़ी कंकर की सफेद सड़क पर एक जीप धूल उड़ाती चली आ रही थी। सामने तालाब के पास ईंटों के भट्टे की चिमनी से गाढ़ा धुआं निकल रहा था। एक छोटा सा बच्चा बगल में बस्ता लटकाए हुए तेजी से भागता हुआ गुजर गया। फुस्सू मियाँ उसे देखते रहे, यहां तक कि वे बाईं तरफ मुड़कर उनकी नजरों से ओझल हो गया। और इसके साथ ही ये उपन्यास भी खत्म हो गया। इस उपन्यास में शिया मुसलमानों का बेपर्दा जीवन था, जैसा कि राही मासूम रजा जी ने शुरुआत में ही लिखा था। और इसकी भाषा बहुत बेतकल्लुफ थी, बेलगाम थी। आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और अगली पुस्तक तक इंतज़ार कीजिए। 2-4 दिनों का समय लूंगी, नई पुस्तक सेलेक्ट करूंगी, थोड़ा पढ़ूंगी, फिर आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय भीम।